अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया हुआ है फंक्शंस इन सी। आज राइटिंग इन फंक्शन इन सी हमने शुरू किया हुआ था। आज हम इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या थे? बेसिकली जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को हम एक फंक्शन बना देते हैं। उसका मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। इसी वजह से सी लैंग्वेज को मॉड्यूलर लैंग्वेज बोला जाता है कि स्मॉल पार्ट्स में हम इसको बिग प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे पास उनको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेन का फंक्शन हम थ्रू आउट अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। और आज हमने बाकी देखना है कि अगर हमने खुद कोई फंक्शन बनाना हो तो हम वो कैसे बनाते हैं। तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप बेसिकली वैल्यू की डेटा टाइप होती है जो हमने आंसर करना है। जो फंक्शन प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आती है अगर वो हमने वापस रिटर्न करनी है मेन के फंक्शन को या किसी दूसरे फंक्शन को जहाँ हमने उसे यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वो लिख देते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। वो वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, डेट वेरिएबल का नाम नहीं आता, डेटा टाइप आती है। इंटीजर है तो इंट, करैक्टर है तो करैक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट। फिर फंक्शन का नेम होता है जो कि हमने खुद डिसाइड किया होता है। और फिर पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर लिस्ट बेसिकली वो इनपुट वैल्यू जो हमने फंक्शन को देनी है। फंक्शन नेम हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने क्या रखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्स होती हैं और उन ब्रैकेट के अंदर वो सारी स्टेटमेंट आती हैं जो हमने फंक्शन के लिए लिखनी है। अब वो डिफरेंट हो सकती है। टेबल प्रिंट करवाना है तो उसकी स्टेटमेंट होंगी, प्राइम नंबर फाइंड करना है तो उसकी स्टेटमेंट होंगी, अगर हमने कोई फार्मूला लगाना है तो उसकी स्टेटमेंट होगी, और एंड पे अगर हमने रिटर्न करना है तो रिटर्न एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप दी है तो ये रिटर्न एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन हेडर। ये बेसिकली फंक्शन को डिस्क्राइब करती है कि हमारा फंक्शन किस तरह से है, उसे क्या वैल्यू इनपुट मिलनी है और उसने क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, उसका नाम क्या है। तो इस फर्स्ट लाइन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फंक्शन हेडर। और रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट जो है ये पहली लाइन, ये बेसिकली फंक्शन हेडर कहलाती है। इसके तीन पार्ट्स हैं। जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसकी टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन बिल्कुल वैसे ही रखते हैं जैसे अभी आप लोगों ने इस सी लैंग्वेज के स्टार्ट में पढ़ा था कि वेरिएबल नाम जिस तरह से हम लिखते हैं, स्पेस नहीं होती, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल नहीं आ सकते, लेकिन शुरू में सिर्फ अल्फ़ाबेट या नंबर होगा, अंडरस्कोर नहीं आ सकता। तो इस तरह नंबर नहीं आ सकता, अंडरस्कोर आ सकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होती हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर ही है हमारे पास। और पैरामीटर लिस्ट में हमारे पास अगेन वो वैल्यूज आती हैं जो हमने इनपुट देनी होती हैं। और उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हम इंट लिखेंगे। करेक्ट एक हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं लिखती हूँ कि मेरे पास मैंने एक वैल्यू लेनी है तो मैं लिखूँगी इंटीजर या इंटीजर एक्स। एक एक्स वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू इनपुट लेनी है। और अगर कम वैल्यूज हैं तो मैं ज़्यादा वैल्यूज हैं तो मैं कोमा के साथ उसमें लिखूँगी इंट एक्स कोमा इंट वाई कोमा करैक्टर सी। तो मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी पैरामीटर में ले सकती हूँ, एज ए इनपुट ले सकती हूँ। ये बहुत डिटेल में डिस्क्राइब है आपकी बुक में, इसको आप वहाँ से भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे और हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे तो हम उसकी जगह वॉइड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और वॉइड हमारे पास ऑप्शनल भी होता है। ये देखें यहाँ पे वॉइड लिखा है और यहाँ पे हम वॉइड को स्किप भी कर सकते हैं। इन दोनों का सेम मतलब है कि ये कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा। इसी तरह यहाँ पे वॉइड लिखा है तो यहाँ से भी इस वॉइड को भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? बॉडी। फंक्शन की जो बॉडी है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड। कि आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, जो कैलकुलेशन करनी है, जो स्टेटमेंट लिखनी है, इनपुट आउटपुट की स्टेटमेंट्स लिखनी है, उनको आप फंक्शन बॉडी के अंदर लिखते हैं। और फंक्शन बॉडी को आप किस तरह से लिखते हैं? फंक्शन बॉडी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होंगी और फिर उसके अंदर आप सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं, और फिर उनको क्लोज कर देंगे। और फिर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली कैसे लिखते हैं?
अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं किसी फंक्शन को, मेन के फंक्शन या किसी और फंक्शन को, तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। और उसको लिखने का मेथड ये होता है, रिटर्न कीवर्ड है, ये लिखना है हमने एज इट इज, RETURN स्मॉल में। और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो लिखनी है। वो एक, मैं रिटर्न 2 भी लिख सकती हूँ, रिटर्न 0 भी लिख सकती हूँ, या रिटर्न x, रिटर्न y, किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकती हूँ, या मैं यहाँ पे भी ये भी लिख सकती हूँ रिटर्न 2 मल्टीप्लाई विद x। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करेगा। और एंड पे क्योंकि ये सी लैंग्वेज है तो सेमी कॉलन आएगा। तो रिटर्न की स्टेटमेंट, आप रिटर्न की स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं और उसके आगे वो वैल्यू, वो एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम जो आपने रिटर्न करना है वो लिख देते हैं। तो आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है, वापस चली जाती है। कहाँ पे वापस जाती है, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया होता है। ये अब हम देखेंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है फंक्शन प्रोटोटाइप। अच्छा, अब हमने कहा कि हमने फंक्शन खुद बनाया है, डिफाइन किया है। जब हम खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें पहले उसकी प्रोटोटाइप, अब ये कह लें कि हमने पहले उसकी एक आइडेंटिटी प्रूफ करानी होती है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी लैंग्वेज में, हमारे प्रोग्राम में कंपाइलर के पास या हमारे कंप्यूटर के पास प्रोवाइड करी है कि ये इस तरह का एक फंक्शन बनने जा रहा है जिसका नाम ये होगा, जो कि हमें इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। उस कितनी वैल्यूज़ को वो इनपुट लेगा, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, और फिर उसमें रिटर्न में क्या आएगी। तो जो आपने फंक्शन हेडर की लाइन पढ़ी है, वही सेम वही लाइन आप शुरू में अगर लिख देंगे और उसके एंड पे सेमी कॉलन डाल देंगे, वो हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप बन जाती है। फंक्शन हेडर जो हम एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम मेंशन करते हैं हेडर फाइल्स के बाद। हेडर फाइल्स मैंने लिखी हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मैं ये लाइन, वही हेडर वाली लाइन विद सेमी कॉलन जब लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, प्रोटोटाइप बन जाएगी। अब जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारे प्रोग्राम में कंपाइलर को, कंप्यूटर लैंग्वेज को पता होगा कि इसमें एक फंक्शन है जो यूज़र ने खुद बनाया है, उसका नाम क्या है, वो कौन सी वैल्यूज़ इनपुट ले रहा है और वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने फंक्शन की वर्किंग नहीं डिफाइन की कि वो काम क्या करेगा, सिर्फ हमने ये बताया कि वो फंक्शन है क्या, उसको इनपुट क्या देना है, उसने आउटपुट में क्या रिजल्ट देना है, उसका नाम क्या है। डिस्क्रिप्शन जब हम देते हैं तो वो फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। और ये फंक्शन, इससे पहले जो हमने पढ़ा है, ये जो फंक्शन, राइटिंग फंक्शन इन सी, ये बेसिकली एक उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी डेफिनेशन है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट्स, रिटर्न एक्सप्रेशन और क्लोज, ये पूरी डेफिनेशन है। ये बता रही है कि फंक्शन ने काम क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा कोड है। लेकिन इस सबसे पहले हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, और एट द स्टार्ट हम उसकी प्रोटोटाइप, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसको लिखने का मेथड ये होता है कि हम वही हेडर वाली स्टेटमेंट और उसके बाद सेमीकोलन दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास है, अगर अब हमने फंक्शन बना दिया, हमने उसकी प्रोटोटाइप भी बता दी, और प्रोटोटाइप हमें मेन फंक्शन से पहले देनी होती है, जस्ट बिफोर फंक्शन हेडर ऑफ द मेन, कि मेन से पहले हमने प्रोटोटाइप बतानी होती है, उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन आना चाहिए। और क्या पॉसिबल, इसको आप डिटेल में अपनी बुक में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में उसमें एग्जाम्पल्स के साथ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को जब हमने कॉल करना है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो फंक्शन को कॉलिंग का मतलब ये है फंक्शन को एक्टिवेट करना, ताकि वो अपने वर्किंग स्टार्ट करे, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। is a mechanism that is used to invoke a function or activate a function to perform a specific task। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सिंपल सा मेथड है, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और फंक्शन के नेम के साथ हम ब्रैकेट्स डालते हैं, और उसके बाद हम आगे उसको सेमीकोलन से कॉल कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ,
तो मेरे पास क्या मेथड है, लाइक मेरे पास फंक्शन था ऐड का, उसका नाम भी क्या था, ऐड। तो अब मुझे पूरी ये हेडर वाली लाइन नहीं लिखनी, ये टॉप वाली लाइन नहीं लिखनी, मुझे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। तो अगर मैं इसका सेंटेक्स लिखूँ तो हमारे पास क्या है, फंक्शन नेम लिखना है और ये ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमीकोलन, ये सिंपली फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब मैं इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखूंगी तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a इक्वल्स टू दिस। तो वो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी फंक्शन से वो इस a में सेव हो जाएगी। तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है या आउटपुट जो भेजता है वो कहाँ पे जाती है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है वहाँ पे वापस आती है। तो अगर मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है तो वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी और वो आके ए में सेव हो जाएगी। और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो फिर हम उसके साथ असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं देते, हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट के साथ हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं और एंड पे सेमी कॉलन आ जाता है। और इसी तरह अगर मैंने एक फंक्शन बनाया था ऐड के नाम से तो मैं उसको यूँ कॉल करूँगी, ठीक है, ऐड इज ए फंक्शन नेम और ब्रैकेट और कॉमा। और अगर मैंने यही फंक्शन ऐसे बनाया है कि मेरे पास ओके, अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू इनपुट ले रहा होगा तो फिर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे उसको बताऊँगी कि कौन सी वैल्यूज़ इनपुट लेनी है। अगर इसको मैं दो वैल्यूज़ दे रही हूँ जो इसने इनपुट लेनी है और उसके बाद मुझे रिटर्न करनी है कोई वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ओके मैं यहाँ पे नया एक ऐड कर लेती हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक डाला है और ये ऐड का फंक्शन है, तो ऐड और इसको मैंने दो वैल्यूज़ इनपुट देनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी a कॉमा b। अब a और b वो दो वेरिएबल्स हैं जिनमें वैल्यू स्टोर है। अब ये दो वैल्यूज़ इनपुट जाएंगी और उस फंक्शन में जाके एज ए इनपुट एज ए पैरामीटर लिस्ट, जो आर्गूमेंट लिस्ट हमने लिखी है उसको रिसीव होंगी और वो इन पे काम करेगा। एक हो तो एक देते हैं, एक से ज़्यादा हो तो हम ये लिखते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल में खाली फंक्शन का नेम आता है और अगर उसमें पैरामीटर्स नहीं है तो खाली ब्रैकेट्स आएंगी, और अगर उसमें पैरामीटर्स हैं, वो कोई वैल्यू इनपुट ले रहा है तो उनकी लिस्ट आएगी कौन सी वैल्यूज आपने उसको इनपुट देनी है। एक है तो सिंपल आ जाएगी, एक से ज़्यादा है तो कॉमा के साथ आ जाएंगी। ओके, इसके बाद जो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमने पढ़ना है, फंक्शन कॉल को हमने देख लिया। फंक्शन कॉल के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स आपने पढ़ा था कि एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हम कोई वैल्यू जाके स्टोर कर रहे होते हैं। अभी तक तो हम मेन के फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बना रहे थे तो हमें लोकल और ग्लोबल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब हमने कहा है कि हमने अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिसमें हमारे पास तीन या चार फंक्शंस हो सकते हैं। एक मेन का फंक्शन होगा, एक ऐड का फंक्शन होगा, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन होगा और हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि क्या काम कर रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो अब हर फंक्शन में डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे। एक मेन का फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि सिर्फ ऐड के फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, वो डिफरेंट हैं। सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, वो डिफरेंट है। मेन के फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, वो डिफरेंट है। और एक वेरिएबल ऐसा है रिजल्ट का जो तीनों में यूज़ हो रहा है, या हमारे पास जो ए और बी इनपुट वैल्यूज़ हैं वो सारे फंक्शन में यूज़ हो रही हैं। मेन के फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं और वो ऐड के फंक्शन को भी दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को भी दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को भी दे रहे हैं और वो तीनों डिफरेंट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ वेरिएबल्स, कुछ मेमोरी लोकेशन सेम होती हैं और कुछ को हम शेयर कर रहे होते हैं, तो जो यूनिक होती हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो हम किसी एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन जब हमने नया बनाया है उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं, उनकी हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो वो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। फंक्शन वेरिएबल्स क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड।
बहुत लिमिटेड इनका टाइम पीरियड होता है। जब फंक्शन स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होते हैं, फंक्शन एंड होता है तो ये एंड हो जाते हैं। और ये कब एग्जिस्टेंस में आते हैं? वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, जहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर किया होता है। जैसे मैंने ऐड का फंक्शन बनाया था, तो जो वेरिएबल ऐड के फंक्शन में इंक्लूडेड होंगे वो उसी वक्त स्टार्ट होंगे, उसी वक्त क्रिएट होंगे मेमोरी में जब ऐड का फंक्शन क्रिएट होगा। और जैसे ही ऐड का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वो भी साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ड्यूरेशन, जितनी देर के लिए वो वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, उसका हम बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। और लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल मीन कि कितनी देर वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी में मौजूद रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखें लिखा हुआ है कि मेमोरी एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है किसी भी वेरिएबल को। तो जो एलोकेशन होती है वो उसकी एग्जिस्टेंस का टाइम होता है, क्रिएशन का टाइम, क्रिएट होती है। और जो डी एलोकेशन होती है वो उसकी डिस्ट्रक्शन का टाइम होता है, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हुई उस वेरिएबल को मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या है कि वो कब बना और कब ख़त्म हुआ, कितनी देर के लिए वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहा है। और अगर वो लोकल वेरिएबल है तो वो जिस फंक्शन के अंदर बना है उस फंक्शन के स्टार्ट होते ही क्रिएट हो जाएगा, और उस फंक्शन के एंड होते ही, वो जो कर्ली ब्रैकेट्स आपने पढ़ी है ना कि ये स्टार्ट में देते हैं और एंड पे देते हैं, जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही ये एंड होगा तो वो लोकल वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। दो चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स के लिए, एक लाइफ टाइम और दूसरा स्कोप। लाइफ टाइम तो ये है कि वो कब क्रिएट हुआ और कब ख़त्म हुआ, कितनी देर वो मेमोरी के अंदर मौजूद रहा। तो जो लोकल वेरिएबल है वो कितनी देर मौजूद रहता है, जब फंक्शन स्टार्ट होता है तब से लेकर फंक्शन एंड होने तक, बस छोटा सा उसका टाइम होता है, जितनी 10 स्टेटमेंट्स 15 जिनमें वो यूज़ हो रहा है बस उतनी देर के लिए वो क्रिएट होगा। स्कोप का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ ये जो फंक्शन स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है इसके दरमियान में, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं अगर वो लोकल होंगे तो वो कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते, ये डिस्क्राइब करती है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अब all variables that we have declared so far have been within a block, एक ब्लॉक के अंदर होते हैं। अभी तक हमने जितने वेरिएबल्स बनाए थे ब्रैकेट्स के, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मेन के अंदर, आपने मेन के फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जो मेन के अंदर बनते हैं वो सिर्फ मेन के ब्रैकेट्स के दरमियान में यूज़ हो सकते हैं, उनको आप उसके अलावा कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं और उनकी स्कोप भी लोकल है, जहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं वहीं पे यूज़ होंगे। उसके अलावा आप किसी दूसरे फंक्शन में या किसी दूसरे ब्लॉक में उनको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल दी हुई है, लाइक ये इंट एन काउंट है, ये जो स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन है, ये यहाँ पे फंक्शन ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है, और जहाँ पे ये एंड ऑफ फंक्शन है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसकी लाइफ है। बस इतनी देर के लिए, इतनी स्टेटमेंट के लिए ये मेमोरी में रहेगा। और इसको मैं जो यूज़ कर रही हूँ कि काउंट की चेक कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट के इन्हीं दो ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ हो सकता है, इसके बाद नीचे कहीं मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास बेसिकली, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर डिस्क्राइब हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो ये उसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है, उसके बाहर यूज़ नहीं हो सकता। तो ये इसकी स्कोप है। ओके, स्कोप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी और ज़्यादा इजी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस होंगे, उसे भी पढ़ लीजिएगा। और जो दूसरे टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्लोबल, जिनको आप किसी फंक्शन के अंदर या किसी एक ब्लॉक के अंदर फिक्स नहीं कर देते, उनको आप आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स कहीं पे अलग से हम उन्हें डिक्लेयर करवाते हैं। और जितने फंक्शंस हमारे वेरिएबल में, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो सब उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, outside the main and all other functions are called global variables, और उनको हम global scope के तरह से यूज़ कर सकते हैं। और global क्यों है? बिकॉज वो accessible होते हैं from anywhere, जहाँ पे आपने उन्हें यूज़ करना है वहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनको डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, आप अगर यहाँ पे ये एग्जांपल देखें तो
अच्छा, ये देखें, मेन के फंक्शन से पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया गया है, इंट एन काउंट इक्वल्स टू 0। अब ये किसी पार्ट के अंदर नहीं करवाया गया, ये हेडर फाइल के अंदर करवाया। हेडर फाइल के बाद आउटसाइड द ब्लॉक, किसी फंक्शन के अंदर नहीं, आप हेडर फाइल्स के बाद इसी तरह ये जो वेरिएबल बनाया, फंक्शन बनाया गया है, इसको भी आपने बाहर डिक्लेयर करवाया। तो अब ये दोनों ग्लोबल है, मीन आप इसको मेन के फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी दूसरे फंक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी लाइफ टाइम क्या होगी, जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब ये यहाँ से इसकी लाइफ टाइम ख़त्म होगी और प्रोग्राम के एंड तक जाएगी। किसी एक ब्लॉक पे फिक्स नहीं है कि मेन के साथ शुरू हुई और मेन पे ख़त्म होगी, नहीं। अब ये पूरे प्रोग्राम में जितनी देर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहेंगे उतनी देर ये मेमोरी में मौजूद रहेगा, ये वेरिएबल भी और ये फंक्शन भी, क्योंकि ये दोनों ग्लोबली आपने हेडर फाइल्स के बाद डिक्लेयर करवाए हैं और ये अब ग्लोबल हो गए हैं, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। और इस एन काउंट को आप मेन के फंक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम एक और फंक्शन है काउंटर का, उसके अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये मेन और काउंटर दोनों फंक्शन इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसलिए ग्लोबल कहलाता है। ग्लोबल मीन आउटसाइड दी ब्लॉक और आउटसाइड दी फंक्शन। इसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल फंक्शन के साथ स्टार्ट होता है, फंक्शन के साथ एंड हो जाता है, जबकि ये प्रोग्राम के साथ स्टार्ट होता है और प्रोग्राम के एंड होने पे एंड होता है। और इसकी स्कोप भी ज़्यादा होती है, जबकि लोकल वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर मेन में था तो मेन के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड दी फंक्शन, आउटसाइड दी ब्लॉक। तो इसकी स्कोप भी ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू लोकल वेरिएबल्स। इसके बाद ये टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बस यहीं तक इंक्लूडेड था। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं आज, आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसकी लाइफ टाइम क्या होती है, उसकी स्कोप क्या होती है, अलग अलग तीनों चीज़ें होंगी। लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसकी लाइफ टाइम क्या होती है, उसकी स्कोप क्या होती है। इसके अलावा फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, उसकी प्रोटोटाइप कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ और वेरिएशंस के साथ मौजूद है कि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं, प्रोटोटाइप में ये काम हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी है और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपने प्रिपेयर करना है। फंक्शंस लिखते कैसे हैं और फिर उसमें आपने ये भी लिखना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन की हेडर में क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल हैं, कौन सी कंपलसरी हैं, कहाँ पे क्या लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों थ्योरी के लिहाज से आपने इसे प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल या प्रोग्राम, इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी नहीं करनी, इंक्लूडेड तो हैं लेकिन आपको भी वो मैं नहीं करवा रही, क्योंकि कोडिंग आप लोगों को कुछ खास से आप लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, आप लोगों को उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसलिए इसको आप थ्योरी के लिहाज से प्रिपेयर करें। इससे और इसमें से आता भी बहुत कम है कोड, तो इसलिए आपने इसको बहुत थ्योरी के लिहाज से प्रिपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को। जबकि इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली लूप वाला चैप्टर और डिसीजन कंस्ट्रक्ट, उन दोनों के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थ्योरी के क्वेश्चन में उसमें से कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, तो उसके सारे एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आप एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें अपने इस थ्योरी के साथ साथ। तो बाकी कल मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जो प्रोग्राम के अलावा क्वेश्चन है, जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। तो आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया, चैप्टर नंबर 13। इतना इसमें पढ़ना था। जो टॉपिक यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आप अपनी बुक में देखें और इनको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने आपकी बुक में मौजूद हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको आप काट दें और उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी काट दें और उनसे रिलेटेड MCQs को भी आप प्रिपेयर ना करें। तो ये आपका ये चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर रह गया है और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।